नमस्कार, टीवी 27 न्यूज के खास कार्यक्रम बजट 2025 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। जैसा कि सभी को अंदेशा था कि इस बार बजट में मिडिल क्लास को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक वैसा ही हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही इनकम टैक्स की सीमा में छूट का ऐलान किया, पूरे देश में उत्साह आ गया। ये छूट भी कोई छोटी मोटी छूट नहीं है। आयकर की सीमा को शायद पहली बार 7 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधे 12 लाख रुपए कर दिया गया। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अगले हफ्ते नया आयकर बिल लेकर आएगी। मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर वित्त मंत्री बजट पेश करने पहुंची, तभी लग गया था कि इस बजट में बिहार का खास ध्यान रखा जा सकता है। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, बल्कि इसी वर्ष के अंत में है, तो बजट भाषण शुरू होते ही बिहार के लिए योजनाओं का पिटारा खुल गया। बिहार के किसानों, मखाना उत्पादकों के लिए विशेष पैकेज, वेस्टर्न कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई, मिथिलांचल के लिए नई सिंचाई योजना, पटना एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने और पटना आईआईटी को और मजबूत करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री का भाषण किसानों को लेकर ही शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, लोन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने, दाल उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, कपास उत्पादकों के लिए 5 साल का पैकेज और पूर्वी भारत में यूरिया प्लांट खोलने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने आवास क्षेत्र में भी बड़ी पहल की और बात ये कहा कि 50,000 नए आवास और 40,000 अतिरिक्त यूनिट्स 2029 तक बनाए जाएंगे। उद्योग की बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि एमएसएमई पर देश का 45% निर्यात निर्भर है, तो एमएसएमई को 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 10 करोड़ तक का कर्ज देने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा की कहें तो 5 साल में 75,000 मेडिकल सीटें बढ़ाने, 23 आईआईटी में छात्रों की संख्या दोगुनी करने, एआई शिक्षा के लिए 3 एक्सीलेंस सेंटर खोले जाएंगे, ये भी कहा गया है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी कम की जाएगी, दवाओं के उत्पादन में छूट देने का ऐलान, दवाइयां सस्ती होंगी, कैंसर की 36 दवाइयां सस्ती होंगी। इसके अलावा बजट से आम आदमी को राहत मिल रही है, क्योंकि एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा। क्या वाकई आम आदमी को इस बजट से राहत है? क्या ये बजट बढ़ती महंगाई को काबू कर पाएगा? देश की अर्थव्यवस्था को क्या ये मजबूती दे पाएगा? सरकार का मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एजेंडा क्या इस बजट में मजबूत हुआ है? क्या ये बजट स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए पर्याप्त समर्थन देता है? क्या ये बजट भारत में विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुनासिब है? ये तमाम सारे जो सवाल इस बजट 2025 में पैदा हुए हैं, उनका हम इस चर्चा में जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल होगा, जिसमें हम तमाम सारे सवाल उनके सामने रखेंगे। और इससे पहले बजट को लेकर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे से खास बातचीत की, वो सुन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे जी हैं। सर, छप्पड़ फाड़ कर कहा जाए बिहार को मिला है, चाहे वो एयरपोर्ट की बात किया जाए या मखाना बोर्ड की बात किया जाए या तो नए आईआईटी आईआईएम को लेकर, आप किस तरह देखते हैं? देखिए, बिहार को ज़रूरत था, क्योंकि आज़ादी के बाद लगातार कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस से मुक्ति मिला तो आरजेडी की सरकार रही, घोटाले बहुत हुए, काम कुछ नहीं हुआ। तो आवश्यकता के हिसाब से जब से एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है, निश्चित रूप से बिहार को स्थान दी जाती है और इस बजट में भी स्थान दिया गया है। जैसे कोसी परियोजना जो किसानों की सिंचाई की संबंधित है, या मखाना बोर्ड की, या एयरपोर्ट कर लीजिए, जो भी आवश्यकताएं की चीज़ें थी निश्चित रूप से मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी को और आदरणीय मोदी जी को, मोदी जी के कैबिनेट को बहुत बहुत बिहार की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से शुभकामना, बधाई।
सर, पूरे बजट में चर्चा सिर्फ बिहार को लेकर ज्यादातर हुई है और कहा जा रहा है कि बिहार को एक तरह से कहा जाए प्रधानमंत्री मोदी का सबसे ज्यादा आशीर्वाद इस बजट में मिलता नजर आया है। देखिए, सबके लिए है, देश के लिए है। सबसे बड़ी बजट में तो एक खासियत है कि 12 लाख तक के इनकम जो कर रहे थे कर्मचारी वर्ग या हम कोई भी हो, उसके लिए जो इनकम टैक्स में रिबेट मिला है, फ्री मिला है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है। और साथ साथ बिहार को आवश्यकता है फील्ड एयरपोर्ट, उसको लेकर भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चर्चा की आज। आप चले जाइए अन्य प्रदेशों में, तो छोटे छोटे प्रदेशों में कितने एयरपोर्ट आपको मिलते हैं, लेकिन बिहार में अब शुरुआत हुआ है। जैसे दरभंगा एयरपोर्ट, फिर पटना एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है, तो यहाँ भी एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए और जगह जगह पॉकेट में बनना चाहिए। तो निश्चित रूप से अब बिहार वासियों की जो आवश्यकताएं हैं आदरणीय मोदी जी के ध्यान में, आदरणीय सीतारमण जी के ध्यान में है। इसके लिए बिहार वासियों की तरफ से ढेर ढेर बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। कैमरामैन प्रकाश के साथ पंकज वानखड़े, टीवी 27। बिहार कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, उनसे बातचीत की और चूंकि बिहार के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सही मायने में बजट 2025 में बिहार की बल्ले बल्ले है। और उसकी एक वजह यह भी है कि बिहार में आने वाले समय में चुनाव है, बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निश्चित रूप से इसका ध्यान रखते हुए ही इस बजट में बिहार को विशेष स्थान दिया गया है। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। उनमें से सुमन कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन कुमार जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अजय पत्रकार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बजट को बहुत अच्छे से समझते हैं। और मुझे लगता है कि सुमन जी से ही शुरुआत करते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुमन जी, बजट में इनकम टैक्स को लेकर बड़ी राहत दी गई है। 7 लाख से लेकर सीधे 12 लाख पहुंचा दिया गया। 12 लाख रुपए तक की आय को जीरो टैक्स, यानी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक जो मिडिल क्लास के लिए राहत है, इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहूँगा। देखिए आलोक सर, क्योंकि सबसे पहले नमस्कार हमें सारे मित्रों को। और इनकम टैक्स की जहाँ तक बात करते हैं तो वाकई में लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग उम्मीद कर रहे थे, जब बजट कवर कर रहे थे तो यही उम्मीद कर रहे थे कि वाकई में लाखों उन कर्मचारियों को या लाखों उन लोगों के लिए फ़ायदा वाला बजट होगा। लेकिन वो उस वक्त जो उम्मीद की गई थी, यानी 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले, आलोक जी उस वक्त सरकार ने कुछ खास नहीं किया और वो इंट्रीम बजट रही। इस वक्त जो एक बड़ा पैकेज दिया है, अगर मुझे कहें तो कि हम पत्रकारों को बाल से खाल निकालने की आदत है, तो मेरा ये मानना है कि अभी इस वक्त ये जो सीधे 12 लाख तक पहुंचाना इनकम टैक्स में और उसके बाद आपका नील होना, उसके बाद भी उन्होंने जो पैकेज दिए हैं उसमें अलग अलग क्राइटेरिया में काफ़ी कुछ बदलाव किया है और जिससे तकरीबन 1 लाख करोड़ का नुकसान केंद्र सरकार को होना है। सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प बात आलोक जी इसमें यही है कि इससे मिडिल क्लास जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा था उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं था। उसके लिए राशन नहीं, उसके लिए आयुष्मान कार्ड नहीं, उसके लिए तमाम सारे वो फैसिलिटी जो केंद्र सरकार के वो जो विंडो बनाया गया था उस विंडो में वो नहीं आ पा रहे थे। यहाँ उस विंडो में उनको शामिल किया गया है। और उसके बाद अगर आप कहें परमिट करें तो मैं आपको बताऊँ कि दिल्ली विधानसभा चुनाव सिर्फ 5 तारीख को ही होना है। तो ये एक ब्रह्मास्त्र जो है, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 40 से 60 लाख एम्प्लॉय हैं और जिनकी आमदनी सिर्फ 20,000, 10,000, 15,000 नहीं है, जिनकी आमदनी लगभग लाख के आसपास है, यानी 12 लाख का सालाना है उनका जी। अब वो जो परेशान रहे हैं वो वोटर्स कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अजीबोगरीब सिचुएशन में पा रहे थे। और हम लोग यही लगातार तमाम चैनलों पर चर्चा हो रही थी कि शायद केंद्र सरकार ऐसा कुछ करेगी क्या। तो आलोक जी एक चीज़ और देखिए, यही वो मौका है, यही वो चुनाव है जिसमें केंद्र सरकार ने 8 पे कमीशन
डिक्लेयर किया लागू करने के लिए, मैंने डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद कमेटी भी गठित कर दी जी। गई। यही वो चुनाव है आखिर केंद्र सरकार के लिए। दिल्ली का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें सीधे सिलेक्ट क्राइटेरिया जो है बढ़ा के 12 लाख कर दिया। तो वाकई में ये बहुत ही मिडिल क्लास के लिए तो वाकई में बहुत एक जरूरत भरा बिल्कुल ये बिल्कुल। पैकेज था। ठीक है सुमन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अजय पत्रकार जी हैं। देखिए सुमन जी चूंकि दिल्ली के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली के चुनाव को भी समझते हैं ये, और दिल्ली के चुनाव से इन्होंने कनेक्ट किया। अभी मैं 3 दिन पहले केजरीवाल जी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, और उस पर एक तरीके से ये बहुत बड़ा काउंटर केंद्र सरकार की तरफ से और बजट 2025 में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही सारी चीजें हमारे ख्याल से केजरीवाल जी भी दिल्ली चुनाव से पहले जो 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस पर हम सुन रहे थे ये सारी चीजें। लेकिन अब अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला हुआ है, इसका इम्पैक्ट अजय जी आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, इसका इम्पैक्ट खासतौर से बीजेपी का जो ये बजट अगर देखा जाए राजनीतिक है, लोक लुभावन है, और राज्यों के हिसाब से है। जिन जिन राज्य से उनको बेनिफिट की संभावनाएं थी उनको उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, ये भी फैक्ट है। दूसरी आपको बताना है कि हकीकत ये भी है कि इसका श्रेय अगर इसका गेन बीजेपी को मिलेगा तो थोड़ा आप भी लेने की कोशिश करेगी, क्योंकि आपने भी ये योजनाएं, ये स्कीमें खास तौर से बताई थी और मोदी जी ने उसको कर दिया। केजरीवाल जी कहेंगे हमारे कहने से किया, जैसे वो कहते हैं गारंटी शब्द मेरा था, मोदी जी ने चुरा लिया। केजरीवाल भी बातों के जादूगर हैं, तो वो भी आप देखिएगा इसका श्रेय लेने की कोशिश करेंगे, मगर बीजेपी को ज़्यादा गेन हो। ये भी हम बतला दें आपको, ये बजट बिल्कुल वैसा आया जैसे मनमोहन जी ने शुरुआत किया था, नरसिंहा राव जी ने किया था, कभी पटेल थे यहाँ के जो जनता पार्टी के समय थे, और प्रणब मुखर्जी थे जब वो वित्त मंत्री बने थे। ये भी बजट कुल मिलाकर के एक पॉलिटिकल है। और आपको बताना खास तौर से बिहार के लिए इन्होंने जो किया, सबसे अच्छा जो काम किया है, उसमें एक चीज़ में श्रेय जाएगा मोदी जी को, वो ये जाएगा कि 2005 में 1 लाख रुपए से ऊपर पे टैक्स था, 1 लाख रुपए 2005 में। 2012 में 2 लाख हुआ, जब मोदी आए तब 2,50,000 से ऊपर में टैक्स शुरू हुआ। ये मोदी ने किया कि ये 2012 में 2 लाख था, 2014 में 2,50,000। आज की डेट में ये पोजीशन है कि उन्होंने इतना बड़ा 12 लाख तक का दे दिया। इसका बेनिफिट ये दिल्ली पे पूर्णतया उठाएंगे। दूसरा, गरीब लोगों का ध्यान रखा, जैसे कैंसर की उन्होंने वह 36 दवाइयों पे सस्ता किया, इलेक्ट्रिक वाहन पे सस्ता किया। दूसरा, किसानों के लिए जो किया है उस पे इनकी बहुत बड़ी योजना है, साउथ में बढ़ने की, महाराष्ट्र में बढ़ने की, आंध्रा वगैरह में। कपास में इन्होंने 5 साल का दिया, दलहन तिलहन में दिया, नए बीज में दिया, उत्पादकता में दिया, मार्केट में दिया। कुल मिलाकर के इनका खुला राजनीतिक ये बजट है और इस पे ये फायदा उठाना चाहिए। ठीक है अजय जी। सुमन जी, अजय जी का मानना है कि ये पॉलिटिकल बजट है। दिल्ली चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए मिडिल क्लास को राहत दी गई। बिहार चुनाव आने वाले हैं, बिहार चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए तमाम सारे पैकेज घोषणा की गई। मखाना किसानों के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई। इसके अलावा और भी तमाम सारी बिहार से जुड़ी हुई घोषणाएं की गई। इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगा, और चूंकि आपको बिहार की राजनीति भी अच्छे से समझ में आती है। आलोक जी, आप हमारे सीनियर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग खासकर बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज करने के लिए जब जाते थे, और मैं खुद बिहार से ही हूँ, मैं बताऊं कि बिहार में जो सबसे बड़ी त्रासदी रही है वो मखाने की हम चर्चा करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन वहाँ सबसे बड़ी समस्या रही है। एजुकेशन वहाँ पूरी तरह से कहिए कि बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दूसरे प्रदेश में इसलिए जाता है कि वहाँ कॉलेज इंस्टीट्यूशन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। अभी जो पैकेज दिया गया, ये केंद्र सरकार से बहुत पहले से उम्मीद की जा रही थी। केंद्र सरकार एक बार बिहार पे, क्योंकि बिहार में संसाधन की बेहद कमी है, इसलिए बिहार में कुछ ऐसा नहीं है और बिहार सरकार के वश की बात नहीं है। वहाँ शराब पे पाबंदी है तो 18,000 20,000 करोड़ का पहले ही लॉस है। सरकार, वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, वहाँ रोजगार का कोई साधन नहीं है। रोजगार के लिए आपको दिल्ली, मुंबई या दूसरे प्रदेशों में ही उनके बच्चों को जाना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल क्लास जो है वो बिहार से विहीन हो चुका है। आईएएस वहाँ रहना नहीं चाहते हैं। आप जब देख रहे हैं कि देश के तमाम सारे हिस्सों में ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा टॉप लेवल पे वही होते हैं, लेकिन एक भी शहर बिहार में ऐसा नहीं है जहाँ के वो जाके रह सकते हैं। तो एक ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो है वो केंद्र सरकार देने की कोशिश की है, जो वाकई में, और बिहार की ज़रूरत है। बिहार विधानसभा चुनाव है
और बिहार केंद्र की ओर ही निहार रहा था, क्योंकि स्टेट के पास वो मैकेनिज्म नहीं है। तो यहाँ मखाना बोर्ड के अगर आप परमिट करें तो एक मैं स्टोरी सुनाऊं। आज से 2 साल पहले की घटना है, मैं बिहार में ही था, उस वक्त कोई घटना घटी थी, वो कोरोना 2.5 साल। हम चर्चा कर रहे हैं बजट 2025 की, जिसे आज पेश किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय पत्रकार जी जुड़े हुए हैं। सुमन कुमार जी अपना एक संस्मरण भी इस बिहार से संबंधित सुना रहे थे, चूँकि हम लोग बिहार को दिए गए पैकेज पर उनसे सवाल कर रहे थे, अपना एक संस्मरण भी सुना रहे थे। सुमन जी, आप अपना वो संस्मरण पूरा करिए, फिर उसके बाद अपनी इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आलोक जी, सर कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, हमको इसमें याद है कि सुमन कुमार जी जब सहारा में थे, इसके बाद भी हमने देखा कि आप वहाँ पे गए थे और मखाना वाले में ख़ास तौर से आपने एक रिपोर्ट दी थी कि वहाँ पे मखाने का यूज़ नहीं होता। आलोक जी भी उसमें थे, आलोक जी का भी यही कहना था कि वहाँ पे यूज़ नहीं होता खेती में बिल्कुल, और इसकी जो लैब थी लुधियाना में थी और इसका ठीक से यहाँ प्रोसेस नहीं होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी नहीं थी। तो हमको जहाँ तक याद है, आलोक जी ने और सुमन जी ने भी इस पर बड़ी लिखा पढ़ी की थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया, इसका प्रोसेस आज ये वर्ल्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट माना जा रहा है हेल्थ के लिए। दूसरी आपको बता रहे हैं, यहाँ मोदी जी की और बीजेपी की गवर्नमेंट की ये भी सोच थी, अखरोट की लोग ज़्यादा चॉइस कर रहे थे। अखरोट मोस्टली पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह से आता है। अखरोट से काफ़ी अच्छा मखाना है जो वर्ल्ड। मैं आपको ये भी बता दूं, अमेरिकन आर्मी ने भी इसको मांगा था और इजराइल ने भी मांगा था मखाने के लिए। अब मखाना आज की डेट में टॉप का प्रोडक्ट हो गया। यही वजह है कि इजराइल में सबसे ज़्यादा यूज़ मखाने का होता है। जब कोरोना काल था उस समय भी वहाँ के जब प्रेसिडेंट ने यहाँ से दवाइयाँ मांगी थी तो उस पर उसके बाद में उनकी डिमांड मखाना की भी थी। तो मखाना जो हमारा था, इसकी पहचान लोग नहीं कर पाए थे। आज ये बड़ा सौभाग्य है कि आलोक जी भी बैठे हैं, सुमन जी भी बैठे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए, आप लोगों ने काम किया था जो कभी आप लोगों ने सोचा था, उस न्यूज़ पे आज की डेट में प्रैक्टिकल काम हुआ। दूसरी आपको बताना, बिहार वाली बात है, बिहार में वास्तव में एयरपोर्ट सबसे कम है। दरभंगा एयरपोर्ट किसी समय इंडिया का माना हुआ था, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान का, दरभंगा नरेश का। आज की डेट में अब उस पर विकास हुआ है, सबसे ज़्यादा बहुत छोटे छोटे राज्यों में डेवलपमेंट हुआ। रहा बिहार की, आपको बताना बिहार के साथ शुरू से दुर्भाग्य रहा। माफ़ कीजिएगा, जंगल मन अधिनायक में सब कुछ है, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंगा बिंदई हिमाचल यमुना गंगा, बिहार का नाम नहीं है, पहले था जी। दूसरी आपको बताना है कि वास्तव में जरासंध उस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा शासक था, सबसे बड़ी उसके साथ सेना थी। महाभारत काल में कृष्ण जी ने राजनीति से, कूटनीति से उसको कभी बढ़ने नहीं दिया, वरना जरासंध का ही राज्य होता। ये भी कटु सच है। बिहार के साथ उपेक्षा, वैशाली जो है वो लोकतंत्र की वर्ल्ड में जननी है, पहले, हाँ, सबसे पहले वर्ल्ड की जननी है। जितना बिहार ने दिया है उतना किसी ने नहीं दिया है। दूसरी आपको बताना, बिहार के मोस्टली जिस समय राजेंद्र प्रसाद रिटायर्ड हुए, रिटायर्ड के बाद 3 काले बक्सों में अपना सामान लेके स्टेशन में खड़े थे। जब लोगों ने देखा तब पत्रकारों ने हाईलाइट किया, एक प्रेसिडेंट, उसको बंगला नहीं मिला, घर नहीं मिला और वो वापस चले गए। ललित नारायण मिश्रा की हत्या कराई गई, बिहार के लोगों को उपेक्षित किया गया। उसमें बिहार के उसके बाद जो नेता निकले, ये भी उतने जबरदस्त नहीं निकले, अच्छे नहीं, उतने ही जिम्मेदार है। हाँ, उतने जिम्मेदार नहीं निकले। रहा नीतीश कुमार, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जरूर कहा जाता, मगर ऐसा नहीं कि इन्होंने बिहार का कायाकल्प कर दिया, मगर बिहार को शोषण या अनियमितताओं से, बड़े बड़े घोटालों से बचाया, मगर तब भी वहाँ घोटाले आज भी जारी हैं। अब बिहार में भी एक कमी है कि बिहार का व्यक्ति बाहर जाके बहुत मेहनत करता है, कतई जातिवादी नहीं, कोई नहीं, वहाँ आकर के जातिवादी, बिहार के लोगों ने बिहार के डेवलपमेंट के लिए नहीं किया।
कई लाख करोड़ रुपए बिहार के लोग अगर चाह लें, पूरा बिहार आपको बता रहे साउथ एशिया का सबसे अच्छा भारत का स्टेट हो जाएगा, मगर बिहारियों ने वहां पैसा नहीं लगाया, ये भी कटु सच है। अब इस बजट की आपको बता रहे बिहार के लिए दिया, ये अच्छा काम किया, मगर क्यों दिया है? चूंकि चुनाव है, चुनाव बिल्कुल से पहले बिल्कुल सवाल यही खड़े हो रहे हैं। इन्हें मिडिल क्लास के की लड़के छूट की बात आई तो दिल्ली चुनाव उससे कनेक्ट किया जा रहा है, बिहार को पैकेज दिए जाने की बात आई, बिहार के लिए जो बात की गई तो बिहार के विधानसभा चुनाव से उसको कनेक्ट किया जा रहा है। तो आप जो बार बार सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल बजट है, पॉलिटिकल बजट है, और सुमन जी भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। सुमन जी, एक चीज़ ये समझना चाहूँगा कि इस बजट में महंगाई, चूंकि महंगाई को लेकर लगातार अपोजिशन घेर रहा था, सरकार को घेर रहा है और पिछले कई सालों से सरकार को घेर रहा है, महंगाई से निपटने के लिए कुछ दिया गया है इस बजट में? देखिए, महंगाई से निपटने के लिए जो हम यूँ कहिए कि सिर्फ एक झुंझुना ही कहा जाए, और कई जगह ऐसे हैं जिस पॉकेट को टच करने की कोशिश की गई है, वो मेडिसिन से लेकर तमाम सारे एस्पेक्ट्स पे। अब हमने देखा है कि जो सबसे बड़ी बात है उसमें टीवी, मोबाइल और ये तमाम सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी एक, उससे मिडिल क्लास का या महंगाई पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। महंगाई पे असर कब? आपके खाने पीने के जो सामान हैं उस पर जो जीएसटी लग रहा है उस पर सरकार ने फोकस नहीं किया। अब पॉपकॉर्न जो ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी है, खाने पीने के जो भी सामान खरीद रहे हैं उस पर भी जीएसटी है। तो तमाम सारी चीज़ें ऐसी है जिस पे कि बहुत ज़्यादा सरकार ने फोकस नहीं किया। हाँ, महंगाई का इम्पैक्ट इसलिए इस पर थोड़ा महंगाई कम होगी क्योंकि जैसे मिडिल क्लास का उसकी जो आय की क्षमता है उसमें अब 70-80 हज़ार का जो एक बचत आपने किया है उससे उनको राहत मिलेगी और वो फिर बाजार में ही पैसा जाएगा, तो वो एक राहत की बात है। नहीं, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है अजय जी, क्या सिर्फ आयकर की छूट से मिडिल क्लास को राहत मिल जाएगी? क्योंकि मिडिल क्लास तो महंगाई से पीड़ित है और होता क्या है कि मिडिल क्लास को कोई सुविधाएं तो है नहीं, उसको फ्री बिजली मिल नहीं रही, उसको फ्री पानी मिल नहीं रहा, उसको राशन मिल नहीं रहा है, तो उसको क्या ये जो 12 लाख तक की छूट है ये क्या पर्याप्त मानी जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुल मिला के ये बजट जो है सो है। दूसरी, ये बजट लोग केजरीवाल को कहते थे रेवड़ी बांट रहे हैं, मोदी जी ने क्या किया, मलाई का लड्डू का डब्बा दे दिया। किनको दे दिया? अपने अपने लोगों को। जैसे कोरोना काल में क्या हुआ, अरे ये बस्ती अपनी है, अपने को बोर्ड मिलेगा तो वहाँ पे खाना पहुँचाओ, ये वाला बोर्ड नहीं मिलेगा तो वहाँ खाना ना पहुँचाओ। देखिए, कटु सच है, मोदी विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। सबसे पहले विशुद्ध रूप से मोदी राजनीतिक है। उनका अपना एक एजेंडा है संघ और बीजेपी का, उस पर वो कार्य करते हैं, उसके सबसे वफादार और खुददार व्यक्ति है। इस बजट में इन्होंने क्या किया है कि स्पेशली कुछ जगह पे और कुछ जगह नहीं दिया है, कुल मिलाकर के बहुत हौच पौच है। ये आम लोगों का या पूरे भारत के लोगों का बजट नहीं है। जो उनके फेवरेबल थे, जहाँ से फ़ायदा मिल सकता था, उनको ज़्यादा मुनाफा दिया गया, ये ठीक नहीं। इसके पहले की भी सरकारें करती थी, इसके पहले, मगर आपको बता रहे हैं कि कुल मिला के इस बजट को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। प्रणब मुखर्जी का बजट अच्छा था। देखिए, एक चीज़ सुमन जी, अभी हम लोग बार बार सवाल कर रहे हैं कैंसर की दवाओं को लेकर। कैंसर की दवाओं को लेकर ठीक है, सस्ती की जा रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि बार बार एक लंबे समय से मांग उठ रही है कि आयुष्मान कार्ड की लिमिट थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कुछ और भी इंप्लीमेंट किया जाए, उसमें उस पर सुधार किए जाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर कर दिया जाए। उस पर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा घोषणाएं नहीं हुई। हाँ, ये जरूर हुआ कि कैंसर की दवाओं पर छूट दी जाएगी, लेकिन कुछ और भी बीमारियां हैं जिनको लेकर देश के लोग परेशान हैं। मुझे लगता है कि सभी जीवन रक्षक दवाओं में अगर इस तरह के इस तरीके के इम्प्लीमेंट होते तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता। आपसे मैं समझना चाहूँगा इसको। आलोक जी, एक चीज़ मतलब जो मुझे मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई इसमें पॉकेट वाइज इन्होंने टच करने की कोशिश की है। लोकसभा का, विधानसभा का चुनाव है दिल्ली में, तो दिल्ली में उन्होंने फोकस किया और दिल्ली को उन्होंने दिल्ली में तकरीबन 40 से 50 लाख जो वर्कर्स हैं उनको एक बढ़िया पैकेज मिल गया। बिहार की बात हो रही थी, बिहार को बढ़िया पैकेज मिल गया। अगर हम आयुष्मान कार्ड की बात करते हैं तो आयुष्मान कार्ड के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स की गई है या इनके लिए राशन की जो क्राइटेरिया फिक्स की गई है, वो उस क्राइटेरिया में ये मिडिल क्लास आते नहीं है। जिनकी भी सैलरी 10,000 या 15,000 से ज़्यादा है वो उसमें आते नहीं है, उनका बन नहीं सकता। उसके बाद उनके लिए जो ऐसे टर्म्स कंडीशन लगा दिए गए हैं, जो आपने बहुत बारीक बात कही कि उसमें
टर्म्स कंडीशन में जब तक थोड़े से एलोबोरेट नहीं करेंगे तब तक उसकी संख्या आगे नहीं बढ़ेगी और तब तक आम जन को इससे बहुत ज़्यादा फायदा, हमारे आप जैसे लोगों को तो ना आयुष्मान कार्ड है, आप टोटली डिपेंड कर रहे हैं प्राइवेट बीमा कंपनी जो है उस पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, और आप बहुत जैसे सारे। जाते हैं हॉस्पिटल में 5 लाख 7 लाख 8 लाख का पैकेज आपको थमा दिया जाता है और फिर उसके बाद हमारे आपके क्या हालत होती जी। है। दिल्ली जैसे प्रदेश में यहाँ तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ पूजा जैन भी जुड़ गई हैं। पूजा जैन भी बजट 2025 को अच्छी तरीके से समझ रही हैं और हमारे तमाम खास मेहमान सुमन कुमार और अजय पत्रकार जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पूजा जी, महिलाओं के लिए इस बार केंद्र सरकार ने पिटारा खोल दिया है। 10,000 करोड़ रुपया उनके स्टार्टअप्स के लिए दिए गए हैं और 5 लाख महिलाओं को ये दिए जाएंगे और 2-2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अब तक इतनी बड़ी केंद्र की तरफ से राहत कहें या योजना कहें शायद महिलाओं के लिए नहीं आई। देखिए, जो महिलाएं अपने कुछ करियर में अच्छा करना चाहती हैं, जो नए कुछ काम करना चाहती हैं, कारोबार या कोई भी तरीके का बिजनेस करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका ये है, उनको मिला है, एक चांस मिला है अपने आप को प्रूव करने का। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है वो ध्यान दे रही है और महिलाओं के ऊपर, उनके सम्मान के लिए, उनके करियर की लड़ाई के लिए कहीं ना कहीं वो भी फाइट कर रही है इस चीज़ को। और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स में जिस तरीके से चेंजेस मिले हैं वो बड़ी खुशी की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ मुझे और सभी लोगों को बजट को लेकर के, जो बजट अभी आया है उसको लेकर के नो डाउट खुशी ज़रूर है। जी सुमन जी, बार बार सरकार पर सवाल उठते हैं कि वो रोजगार नहीं दे पा रही है, लेकिन इस बजट में हमने देखा कि स्टार्टअप्स के लिए उन्होंने कई पैकेजेस दिए हैं। तो मुझे लगता है कि रोजगार की भरपाई के लिए ही ये पैकेजेस दिए गए हैं जिससे कि युवा वर्ग, महिलाएं अपने रोजगार स्वयं तलाश सके, स्टार्टअप से अपने आप को आगे बढ़ा सके। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही और यही सरकार की सोच भी है, क्योंकि सिर्फ सरकारी हम लोग करते हैं और सरकारी नौकरी की तरफ ही हम देखते हैं, जबकि इंडस्ट्री हो या स्टार्टअप हो, स्टार्टअप को सबसे ज़्यादा ग्रोन अप मोदी सरकार ने की है। और यहाँ पूरे हजारों करोड़ का पैकेज आप दे रहे हैं स्टार्टअप के लिए और वो वुमेन्स के लिए, क्योंकि अब जो महिला वर्ग हैं उनका जो एक दर्जा पहले हुआ करता था वो कहीं ना कहीं वो डाइल्यूट करने की सरकार ने कोशिश की और उन्होंने कहा कि इनको सशक्त कीजिए। अब जब तक महिला सशक्त नहीं होंगी वो आपके परिवार को तो संभाल ही रही हैं। अगर वो रोजगार में आती हैं तो बहुत बारीकी से, बहुत तरीके से वो रोजगार करती हैं और यहाँ स्टार्टअप जैसे वो शुरू करती हैं। अब 2 करोड़ हर एक महिला को दिया जाए और उन्हें कहा जाए कर दीजिए, फिर देखिए कितना बड़ा बदलाव आएगा। और एक मैंने छोटी घटना में आपको बताता हूँ कि मैं बिहार से हूँ और शरद पवार के घर पे, आप हमारे ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, शरद पवार के घर पे मैं गया था उस कवरेज करने के लिए। वो कृषि मंत्री हुआ करते थे। मैंने उनसे पूछा कि सर किसी बस चीनी की कीमत को लेकर परेशानी थी, तो मैंने पूछा, भाई बोले सुमन आप कहाँ के रहने वाले? मैंने कहा सर मैं बिहार से हूँ। तो उन्होंने कहा कि देखो आप सर्विस क्लास से हैं, आपके फादर सर्विस में होंगे, तो कैसे परिवार क्या क्या चल रहा था, उन्होंने विशेष चर्चा की। फिर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र या गुजरात की उन्होंने बात कही। तो जब तक आप महिला को सशक्त करें, इंडस्ट्री को फोकस करें, इस तरह के स्टार्टअप को ग्रोन अप करें, उसके बाद जो विकास होता है वो समग्र विकास होता है। एक महिला अगर उसे आप एक इंटरप्रेन्योर बना दीजिए तो वो कम से कम 10 से 15 लोगों को नौकरी देंगी, उससे 10-15 को 7 गुना कर दीजिए, क्योंकि 7 तरह के जो लोग हैं उसमें जुड़ते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी से लेकर वो तमाम सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं उसमें जुड़ते चले जाते हैं। कितना बड़ा रोजगार का मौका मिलता है। तो वाकई में यहाँ सरकार ने कोशिश की है, केंद्र सरकार ने एक बड़ा पैकेज देने की कोशिश की है। मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ जो लोक लुभावन बजट इसको कहिए, इससे पहले जितने बजट हमने कवर किए पार्लियामेंट में, हम जब आते हैं तो जब बाहर निकल के आते हैं तो वो फिर वो कहानी पॉलिटिकल एंगल देखते हैं। हम जब आम जन की बात करते हैं, जहाँ रोजगार की बात करते हैं, जहाँ व्यवसाय की बात करते हैं, जहाँ सीधे सीधे हमारे आपके पॉकेट की बात करते हैं, तो इसमें आपके पॉकेट को भी टच किया गया। हेल्थ सेक्टर की चर्चा आलोक जी करनी चाहिए।
हेल्थ सेक्टर में उन्होंने कहा कि 100% FDI कर दिया जाए प्राइवेट। वो बहुत ही एक बड़ी जरूरत थी देश की, क्योंकि आपके पास उस तरह के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो एजेंसीज है वो जब इसमें घुसती है तो बड़े लेवल पे काम होता है और कंपटीशन का एक भाव भी आता है। किसानों के हम लोग चर्चा कर ही रहे थे, तो इस तरह से महिलाओं के साथ में किसान इनकी प्रायोरिटी में है। और मैं क्या बताऊं, जब संस्मरण की बात कर रहे थे तो मैं ज़रूर उसका जिक्र करना चाहूँगा। मैं बिहार में था और मखाना की चर्चा सर कह रहे थे, तो हम लोगों ने कई स्टोरी की थी, और मैं जब वहाँ ग्राउंड पर पहुँचा तो उनकी जो दुर्दशा थी आप बयां नहीं कर सकते। जो सबसे निचले वर्ग में जो वो मखाना का बीज निकालने के लिए जो वो पानी में जाता है, उनके हाथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सड़ा हुआ था। उसमें कोई मैकेनिज्म उनके लिए कोई ऐसा ग्लव्स वर्क कुछ भी नहीं है। और बिहार के उस हिस्से में तकरीबन 8 महीने से लेकर 1 साल हमेशा पानी ही पानी रहता। वो कहिए कि ऐसा पानी जो दूसरे प्रदेशों के लिए वरदान है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए श्राप है, क्योंकि उससे कुछ होता नहीं। मखाना एक ऐसा वहाँ एक व्यवसाय बन सकता था जिसमें, क्योंकि जब हम गए और हमने स्टोरी 2-4 की और उसके बाद हमने पीएमओ को टैग किया, परमिट करें सर, तो मैं पीएमओ को मैंने टैग किया और उसके बाद वहाँ से रिएक्शन आया कि देखो कुछ ना कुछ होगा। उसके बाद जो बदलाव आया, 3-4 स्टोरीज थी मेरी वो ग्राउंड की कृषि से रिलेटेड। लीची वहाँ 5 पैसे भी वो खरीदने को तैयार नहीं थे, और जैसे हमने कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से वो लीची को बाहर नहीं भेज सकते थे क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन से पहले उसको रखने के लिए जगह नहीं थी। तो किसानों ने कहा कि भैया हमें अगर परमिट कर दिया जाए तो सीधे हम लेके जाएंगे और वो बाहर चला जाएगा। तो आज मखाना के लिए इतना बड़ा पैकेज दिया गया। सिर्फ 3 साल में वो मखाना जो सिर्फ 200-150 रुपए किलो बिका करता था, आज वो मखाना 3000। बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि उसका अच्छा और स्वरूप हो जाएगा, क्योंकि मखाना बोर्ड गठित कर दिया जाएगा, और मुझे लगता है कि अब इसका एक्सपोर्ट भी और तेज गति से होगा। हालांकि अभी भी हो रहा है, लेकिन और तेज गति से होगा। उसके लिए जब बोर्ड गठित होगा तो बोर्ड प्लानिंग करेगा उसके लिए, और ये मखाना किसानों के लिए बहुत बड़ा वरदान है। पूजा जी, केंद्र सरकार को हमेशा अपोजिशन 2 ही मुद्दों पर घेरता है जी। पहला महंगाई, दूसरा रोजगार। इस बजट में आपको महंगाई और रोजगार पर सॉल्यूशन दिख रहा है? बिल्कुल आलोक जी, इसमें बिल्कुल अंडरस्टूड है। आप ये देखिए कि जो टैक्स स्लैब बनाया है कितना इजी स्लैब है ये आज की डेट में। अभी ये 0 से 4 लाख का जिनका रहेगा उनका निल रहेगा, टैक्स भी नहीं लगेगा। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख का जिनका पैकेज रहेगा उसको जो है 5% देना होगा। ये जिस तरीके से स्लैब बनाया हुआ है, मुझे लगता है कि जनता इससे नो डाउट खुश होगी। दूसरी चीज़, जैसे कि आपने अभी मुझे बताया, अभी सभी को पता है इस चीज़ के बारे में, महिलाओं के लिए इतना बड़ा बजट निकाला है रोजगार के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। अगर कोई एक महिला भी उस चीज़ को कंटिन्यू करेगी और वो बजट को लेकर के और अपना नया स्टार्टअप लगाएगी, तो डेफिनेटली उससे और लोगों को भी रोजगार मिलेगा। एक महिला एक नया स्टार्टअप लगाती है, लेट्स सपोज, तो उसके साथ में नो डाउट 100, 200, 300 कोई तो ऐसी एम्प्लॉयमेंट करेगी डेफिनेटली। अकेली महिला तो एक रोजगार को नहीं कर पाएगी ना, उसको मैन पावर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो नो डाउट रोजगार जनरेट होगा। और इस तरीके से, जिस तरीके से जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने चीज़ें डिसाइड करी हैं और बजट इतना शानदार लेकर के आए हैं, वो वाकई तारीफ के काबिल है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अलग बात है कि कभी भी कोई विपक्ष होगा तो वो खुश कभी नहीं होगा। हाँ, खुश कभी नहीं होगा, वो हमेशा विरोध करता रहेगा, आरोप प्रति आरोप ये तो चलता रहेगा, ये हमेशा से चलता आया है। जी अजय जी, किसानों के लिए बजट कैसा कहेंगे? देखिए, किसानों के लिए बजट में इन्होंने बड़ा पॉलिटिकल हिसाब से, जैसे कपास पे दिया, तो हकीकत जैसे कर्नाटक में तटीय इलाके पे है और आंध्रा के भी थोड़ा बहुत जहाँ बीजेपी है वो तटीय इलाकों पे। तो इन्होंने क्या किया, तटीय इलाकों के पास कपास ज़्यादा है तो इन्होंने कपास के उसके लिए दिया, अच्छा काम किया। दलहन के लिए दिया, तिलहन के दिया, तो इन्हीं के क्षेत्रों पे है। तो एक प्रकार से किसानों के लिए इन्होंने कुल मिला करके बोर्ड बनाए, नए बीजों पे बनाया और काफ़ी जगह इन्होंने दिया है, मगर उन्हीं हिसाब से दिया जहाँ से इनके वोट पक्के थे, जहाँ से वोट। केरल में भी किसान सबसे सशक्त है, वहाँ के लिए ऐसा कोई बजट नहीं कि वहाँ के किसानों को फ़ायदा मिले। सबसे ज़्यादा खेती अगर देखी जाए केरल पे होती है। केरल पे 80 साल का एक बुजुर्ग खेती करता है। तो कुल मिला के इनका पॉलिटिकल वो रहा और स्टेट वाइज इन्होंने दिया है, कपास में दिया, दलहन तिलहन। इसके अलावा इन्होंने ख़ास तौर से जो बोर्ड बनाए किसानों को राहत दी है। एक मतलब कुल मिला के ठीक रहा,
मगर ये किसान बजट नहीं कहा जा सकता है। जो बजट पहले आते थे वो किसान बजट, इंदिरा गांधी के समय एक समय किसानों पे बहुत बड़ा बजट दिया था, जनता पार्टी के समय आया था, चरण सिंह ने भी किसान बजट में पैसे बढ़वाने पर बहुत बड़ा योगदान किसी समय उनका था। मगर आज की डेट में ऐसा कोई लीडर नहीं जो किसानों का हित रक्षक हो। नहीं सर, वास्तव में अगर लेकिन आलोक सर अगर परमिट करें तो मैं, क्योंकि किसान जी। खासकर कृषि चैनल और तमाम सारी चीज़ों पे मैं काफ़ी कुछ करता रहा हूँ, तो मैं सर से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि हमने देखा कि किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। खासकर मैं इसलिए बता सकता हूँ कि मैं भी किसान परिवार से हूँ और आलोक जी खुद भी किसान परिवार से हैं। हमने देखा है कि कैसे बदलाव हुआ है। हम फिर वो आपको बिहार लेके चलेंगे, क्योंकि बिहार में APMC एक्ट लागू नहीं है, वहाँ कोई FCI और इस तरह के बड़े बड़े गोदाम नहीं है। देखिए, अपोजिशन को तो नहीं दिखता है। अपोजिशन तो कहता है कि दोगुनी आय करने की बात कही गई थी 2022 तक, लेकिन किसानों को दोगुनी आय नहीं हुई। आलोक जी, मैं बता दूं, MSP की बात कही गई थी, जी। MSP को लेकर अपोजिशन घेरता है केंद्र सरकार को। वो कुछ पॉकेट, क्योंकि मैं उसको बहुत बारीकी से स्टडी करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि सबसे ज्यादा अगर फायदा किसी को था तो वो पंजाब को, हरियाणा को और मध्य प्रदेश को। एक वो जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था, तो सरकार ने क्योंकि उस सिस्टम को टच करने की कोशिश की और इतना बड़ा हंगामा हुआ। अब हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि बिहार की हम क्यों चर्चा करते हैं। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां इस तरह के कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन वहां के किसानों को भी एक गेहूं के 1 क्विंटल के लिए अगर 3100 या 3300 रुपये मिल जाता है तो वहां सबसे बदतर हालत है। वहां आलू के लिए 50 पैसे किलो कोई लेने को तैयार नहीं था। अभी 1 साल से कम वो बेहतर हालत हुए। मक्के की कीमत लगभग 2627 रुपये। अदरवाइज आलोक जी, को मैं वहाँ से हूँ, मैं आपको बताऊँ, हम लोग के पूरे साल भर वो सड़ता रहता था। अगर कोई वो मुर्गी पालन वाले वहाँ चले जाते थे तो अच्छी कीमत आपको मिल जाएगी। गेहूँ की कीमत आपको जब से पैक्स, क्योंकि वहाँ पैक्स बहुत पावरफुल है, तो जब से यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बड़ा प्रोजेक्ट या मैं यूँ कहीं के पैसा दिया, उसके बाद उसमें बदलाव आया है। ये मत कहीं कि बदलाव नहीं आया है, क्योंकि मेरा भाई खुद खेती करता ये है। एक चीज और समझनी चाहूंगी, किसान वेलफेयर को लेकर या MSP को लेकर सरकार ने इस बजट में क्या दिया है? देखिए, MSP फिर वही चर्चाएं हुई है कि MSP हम अपने तरीके से उसको कर रहे हैं। किसान वेलफेयर के लिए अजय सर जो है वो पूरे वो लेकर बना के बैठे हैं। कपास की इन्होंने चल के, बाकी में कपास के किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं को होती है। उसके महाराष्ट्र में प्याज वाले किसान जो है सबसे ज़्यादा वही परेशान है। उसके बाद मध्य प्रदेश दुनिया में सबसे बेहतरीन इसके लिए, गेहूं के उत्पादन के लिए सबसे बेहतरीन, सोयाबीन सबसे बेहतरीन दुनिया में। अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका में भी नहीं है जिस क्वालिटी का यहाँ मध्य प्रदेश में। और मक्के के लिए सबसे बेहतरीन अगर नस्ल आपको मिलना है तो किस्म अगर लेना है तो आपको बेगूसराय यानी समस्तीपुर और वो पूरा उत्तर बिहार का कुछ हिस्सा है। तो इस तरह के जो कुछ पॉकेट्स हैं वहाँ भी टच करने की कोशिश की गई है। और इस बजट में अजय सर ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा उसमें अंदर घुसने के लिए, सिर्फ ये जरूर मैंने स्टडी की है कि भाई किसानों को राहत दी गई है, लेकिन MSP के साथ परेशानी ख़त्म नहीं होती है आलोक जी। सबसे बड़ी परेशानी उनकी ये है कि उनको ये पता नहीं कि हमारे खेत में क्या क्या पड़नी चाहिए, खेत की कितनी हालत बदतर हो चुकी है। इतने ज़्यादा आपने केमिकल का इस्तेमाल कर लिया, सरकार यहाँ कह रही है कि आप केमिकल का इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनके लिए कोई ऐसा मैकेनिज्म वहाँ सिस्टम डेवलप नहीं किया है। ठीक है सुमन जी, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो हम लोग किसानों के मुद्दे पर ही इस चर्चा को और बृहद रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान नए भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बजट 2025 की अच्छी समझ रखते हैं। हमारे साथ पूजा जी लगातार जुड़ी हुई हैं, सुमन कुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और राजेश्वर पैनोली बीजेपी प्रवक्ता के रूप में हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और नवीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और पूजा जी और सुमन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पैनोली जी, आप चूंकि अर्थशास्त्री भी हैं, मुझे पता है कि आप अर्थशास्त्र को अच्छे से समझते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने तो बहुत तारीफ की इस बजट की। आपसे जानना चाहूंगा, जो अपोजिशन बार बार आप पर अटैक करता है
महंगाई और बेरोजगारी को लेकर उसका क्या सॉल्यूशन है इस बजट में। राजेश्वर जी शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अमित 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 जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ ठीक 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 हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़े हुए हैं। नवीन दुबे जी, पहली प्रतिक्रिया इस बजट पर आपकी। देखिए, बजट को आलोक जी दो हिस्सों में हमें देखना पड़ेगा। पहला तो यह है कि जिस तरीके से आपने 12 लाख रुपए तक की छूट आयकर में दी है, निसंदेह वो एक बड़ा फैसला है, स्वागत योग्य फैसला है, और मध्यम वर्गीय और खासकर सैलरी क्लास जो लोग हैं उनको एक अच्छी राहत इससे मिलेगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं इस देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इसका स्वागत सभी को करना चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास एक लंबे समय से मांग कर रहा था कि भाई हमको इसमें राहत दी जाए। और दूसरी चीज, मैं बहुत सामान्य जीवन के धरातल पर यह बात करूंगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली अगर किसी महानगर में रहती है और उस मिडिल क्लास फैमिली के 2 बच्चे हैं, माता पिता में से मान लीजिए एक हैं और पति पत्नी है, ये 5 लोगों का अगर परिवार है या 6 लोगों का परिवार है, तो अगर उनका अपना भी मकान है तो आप ये मान के चलिए 15,000 रुपए से 20,000 रुपए उनकी मकान की EMI चली जाती है। 2 बच्चों की स्कूल फीस 25,000 रुपए लगा लीजिए, 45,000 रुपए हो गए। उसके बाद उनका ट्रैवलिंग खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, उनकी दवाइयों का खर्चा है, और उसके अलावा छोटा मोटा कभी कोई अपनी पूंजी के लिए कुछ बचा लेता है। तो इसमें 1 लाख रुपए एक आम आदमी की अगर आमदनी नहीं होगी तो वो किसी महानगर में नौकरी करते हुए सरवाइव आसानी से नहीं कर सकता है। लेकिन नवीन जी, एक चीज इसमें थोड़ा सा अंदर जाके ये समझना चाहूंगा। ये बताया कि जो नया जो टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग 12 लाख लोगों को 0% टैक्स देना होगा। पुराने जो स्लैब के लोग हैं उनके लिए इसमें कोई राहत नहीं है। तो ये जो नया और पुराना स्लैब है, ये मुझे लगता है कि हमारे आम दर्शक नहीं समझ सकते हैं। उसको लेकर मैं चाहूंगा कि संक्षिप्त में आप क्लियर कर देता हूं। देखिए, ऐसा है, जो न्यू टैक्स रिजिम है, जिन्होंने नए टैक्स पेयर शामिल हुए, ये कह लीजिए, उनको 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद 4 से उन्होंने अलग अलग स्लैब बनाए। उस स्लैब में 5%, 10%, 15%, 20, 25 और 30% तक वो स्लैब को लेके गए हैं। अब प्रश्न ये है कि उस रिजिम में जो भी नए युवा हैं या नए जो भी लोग आए हैं, जिन्होंने वो ऑप्ट किया, वो ऑप्शन ले लिया कि भाई हम न्यू रिजिम में जाएंगे, उनको भी राहत मिल रही है। लेकिन वहां जो राहत है वो 4 लाख रुपए तक की आपकी जो आमदनी है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद से अगर आपकी आमदनी बढ़ रही है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये है। लेकिन हाँ, जिस तरीके का स्लैब बनाया है उसमें थोड़ी सी राहत उनको भी मिलती नजर आ रही है, वो मिलेगी भी। और तीसरी चीज मैं एक और कहूंगा, अब चूंकि बजट की बात चल रही है, ये मिडिल क्लास को आपने राहत दी है, इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं सरकार को कि वास्तव में ये बहुत बहुप्रतीक्षित फैसला था और ये होना चाहिए था, और ये हुआ भी है। लेकिन अब समग्रता में पूरे बजट को देखें देश के परसेप्शन में, तो इस देश को क्या मिला। मैं एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेके मोदी सरकार आई थी कि साहब, श्रम योगी पेंशन योजना। श्रम योगी पेंशन योजना पर उस दिन से, जिस दिन से घोषणा हुई, और आज तक कोई बात करने को राजी नहीं है। श्रम योगी पेंशन योजना में क्या है साहब कि आपको 55 रुपए महीने श्रमिक को देना, उसकी कंडीशन ये कि उसकी आमदनी 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अब वो श्रमिक जो 600 रुपए साल के देगा, 660 समथिंग आता है, 12 पंजे 60 और 660 के करीब। अब वो पैसा जब वो 60 वर्ष की उम्र में जाएगा तो उसको 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। आज जो श्रमिक 20 वर्ष की आयु में है वो 40 साल तक ये पैसा जमा करेगा, उसके बाद 3,000 रुपए उसको मिलेंगे। तब उस पैसे का जिस तरीके से अवमूल्यन हो रहा है, तो वो 3,000 रुपए की कीमत क्या रह जाएगी जो उसको वहां मिलेगा जाके। तो ये एक बड़ा सवाल है। इस तरीके की जो योजनाएं हैं, और उसमें भी देश के टोटल जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं 1/3 ने मुश्किल से पंजीकरण कराया, लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया है। मैं समझता हूं इस तरीके की योजनाओं को प्रोत्साहित करने की जरूरत है देश के लिए, ताकि आप जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, आप अंत्योदय की बात करते हैं, तो कम से कम उनके लिए कुछ बेहतर योजनाएं आप लेके आए जिससे उनके जीवन के स्तर में सुधार। और दूसरा कंट्राडिक्शन आलोक जी इसमें यह है कि मिनिमम बेसिस एक्ट आपका कहता है कि साहब 19,000 रुपए आप सभी को दीजिए, और आप कंडीशन लगा रहे हैं 15,000 रुपए की। तो सरकार की अपनी ही योजना में विरोधाभास है, तो इसको तो ठीक करने की जिम्मेदारी सरकार की है।
जी बिल्कुल ठीक है। राजेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश्वर जी, हमेशा अपोजिशन आपको दो ही मुद्दों पर घेरता है, रोजगार और महंगाई पर। इस बजट में इन दोनों चीजों का क्या सॉल्यूशन? देखिए, जहाँ तक महंगाई की बात है, कुछ चीजें तो इनहेरेंट है कि कुछ महंगाई आपकी होगी, 4-5% तक महंगाई बढ़ी। एक होती है एक्सेप्टेबल लिमिट की महंगाई, और अगर उसी के कंपैरिजन में या उसी कमर्शियल की साइज में अगर आपकी इनकम भी बढ़ती है तो महंगाई बढ़ना नहीं माना जाना चाहिए। नंबर एक बात ये, और लगातार जो बात कही जाती है अपोजिशन के द्वारा कि महंगाई बढ़ रही है, वो इनकम के साथ उसको मैच नहीं करते। जैसे अब आप देखिए, अब 12 लाख रुपए तक का टैक्स एग्जेम्पशन दिया है, तो बेसिकली अब आप 12 लाख का जब एग्जेम्पशन देंगे तो आपकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मतलब कुछ चीजें महंगी भी होंगी, क्योंकि आप जब चीजें के प्रोडक्शन तो वहीं का वहीं है, प्रोडक्शन से थोड़ा सा बढ़ेगा, उसके हिसाब से बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई। तो महंगाई की जहां तक बात है उसकी बात तो थोड़ी बहुत बढ़ी। अब आ जाते हैं हम बेरोजगारी में। लगातार सरकार जो कोशिश कर रही है, लगातार इस बजट में देखिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा रहा है, लगातार सरकार का है कि आप सिर्फ बेरोजगारी को सरकारी नौकरी से न जोड़ें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से भी जोड़ें। अगर उस ढंग से देखा जाए तो पिछले 4-5 सालों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो परसेंटेज बढ़ी है, तो करीब 4-5% का इजाफा हुआ, मतलब 4-5% लोग और एड ऑन हो गए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो स्लोली ग्रेजुअली जो हो रहा है, आपका स्किल डेवलपमेंट से लेके आपको जो लोन कैपेसिटी जो आपके स्टार्टअप के लोन से ली गई की बात कीजिए, उसको किसान क्रेडिट कार्ड की बात कीजिए, तो वो सब आपको एक तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है कि आप किसी ढंग से सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू करें और आपका स्किल भी डेवलप हो जाए उसके साथ साथ, कि आप उस चीज़ों को ऑप्ट फॉर कर सके। उन सब चीज़ों के साथ, जैसे AI की बात भी कर रहे हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी आपको सपोर्ट दिया जा सके, जिससे कि आपकी इनकम बढ़े और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आए। तो बेरोजगारी उन्हीं सब तरीकों से करूँगा, और इस बजट में उसके लिए काफ़ी सोच समझ के करा गया है। चाहे वो क्रेडिट गारंटी, जो स्टार्टअप के बिजनेस कार्य उनकी क्रेडिट गारंटी उनके लिए बढ़ा दी गई है, इस ढंग से सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ाई गई। महिलाओं के लिए भी क्रेडिट गारंटी में इंक्लूड कर दिया गया, लोन फैसिलिटी के इंक्लूड कर दिया, जहाँ सरकार खुद भी गारंटी देने की स्थिति में है कि आप इनको बैंकों से कि आप लोन दो, हम इसके बैकअप में खड़े हैं। जी ठीक है। अमित जी, आप स्वाभाविक है अपोजिशन में है, तो स्वाभाविक है कि आपको भी इस बजट का विरोध और इस बजट में आपको कमियां लगेंगी ही लगेंगी। आपको कौन कौन सी कमियां इस बजट में दिख रही हैं? करना चाहते हैं कि वो कमियां हमें क्या, आज 10 वर्षों से आप भी कवर कर रहे हैं बजट को, जो कहा गया वो कभी नहीं करा गया, कभी जिक्र नहीं हुआ स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ। ये अच्छी बात है कि 12 लाख तक के टैक्स पेयर को टैक्स से राहत मिली है, अच्छी बात है, लेकिन जो रोजगार का विषय होना चाहिए था वो नहीं आया। आय कैसे बढ़ेगी, मिडिल क्लास फैमिली की इनकम कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं है। महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं है। बेरोजगारी 10 वर्षों में चरम पर है, कोई चर्चा नहीं है। देश के अंदर इन्वेस्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि बाहर की जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां, वो देश के अंदर नहीं इन्वेस्ट कर रही है। तो आखिर सरकार मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बनाएगी, ये बात भी तो जाननी पड़ेगी कि देश में 10 वर्षों की सबसे चरम पर महंगाई, और उस महंगाई से निजात पाने के लिए सरकार ने कोई प्रावधान न किया हो। आलोक भाई, जिन प्रदेशों में आगामी चुनाव हैं, उन प्रदेशों को ध्यान में रखते हुए वहां के दृष्टिकोण से केंद्र ने राज्यवार बजट दिया है। बिहार में चुनाव है, बिहार के लिए बहुत अच्छा बजट है। आगे आने वाला चुनाव असम का होगा, असम के लिए अच्छा बजट है। क्या समग्र नीति के तहत समग्र प्रदेशों को लेकर के, भारतवासियों को लेकर के, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर बात नहीं हुई? बात तक नहीं करना मुनासिब समझते। हम सभी अपेक्षा कर रहे थे कि जब वित्त मंत्री जी बजट पेश करेंगे तो जीएसटी की जो स्लैब दर है उनमें जो परिवर्तन लाने की बात हो रही है, बहुत अलग अलग स्टेट कह रहे हैं, जो जीएसटी की मार हम सभी झेल रहे हैं। अगर पॉपकॉर्न खाओ तो विदाउट साल्ट वाले पर अलग है, सादे पॉपकॉर्न पर अलग है। तो ये जो महंगाई के जो बोझ है, वो जो आम जनता झेल रही जीएसटी के माध्यम से, उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है जी। ये बात आलोक भाई और भी स्पष्ट है कि सरकार ने इसके पर, अभी देखो मैं देख रहा था कि सिटीज का रीडेवलपमेंट होना है। अरे रीडेवलपमेंट क्या भाई, आज से 7 साल 8 साल पहले एक स्कीम आई थी बजट में, स्मार्ट सिटीज योजना। वो स्मार्ट सिटी योजना तो नहीं बन पाई। जब वो स्मार्ट सिटी नहीं बने तो उनको रीडेवलपमेंट कैसे करोगे? ये हवाई और बातों में चलने वाला बजट है।
सरकार लोगों की महंगाई, किसानों के लिए इसमें क्या मिला? किसान एमएसपी की आस लगाए बैठे हुए थे, लेकिन इस सरकार ने किसानों को मुनासिब ही नहीं समझा कि हम उनके मुद्दों पर बात करें। उनके जो, अब दूसरी बात आलोक भाई आती है कि किसानों के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड को लेकर के कुछ बदलाव किए, कुछ सरलता दी, लेकिन इस बात को भी जानना आवश्यक होगा कि 90% किसान को उनकी आय ना बढ़ने की जगह जो आय 2022 तक बढ़ाने का वादा किया था ना, उस पर कोई काम बिल्कुल नहीं बिल्कुल हुआ। ठीक है अमित, ठीक है ठीक है ठीक। उन्होंने बस सेकंड चालू भाई, बस उल्टे उन्होंने 90% किसानों को केसीसी के दलदल में घुसा दिया। आज 90% किसान ऐसा है जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, जो किसान क्रेडिट कार्ड की तले ही दबा जा रहा है और बैंकों का बोझ बढ़ता था। तो सरकार ने इस पर कोई प्रावधान नहीं किया। जी ठीक है। लगातार बजट 2025 पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सुमन जी आपके पास आऊँगा और पूजा जी आपके पास भी आऊँगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल नवीन जी से ले लेता हूँ। नवीन जी, ये जो बजट है उस पर कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल वो ये है कि इसमें दिल्ली चुनाव को लेकर कोई संदेश दिया गया है, इसमें बिहार चुनाव को लेकर कोई संदेश दिया गया है, क्योंकि दिल्ली चुनाव चल रहा है, बिहार चुनाव कुछ ही महीनों में आने वाला है। बिल्कुल आलोक जी, देखिए ऐसा है कि दिल्ली के चुनावों को देखें तो दिल्ली में एक बड़ी आबादी है जो मिडिल क्लास जिसको हम कहते हैं, सैलरीड क्लास जिसे हम कहते हैं, वो दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है उनकी। और यहाँ बड़ा दिलचस्प मोड़ ये है कि आम आदमी पार्टी पहले से कहती चली आ रही है कि भाई हमें मिडिल क्लास को राहत दीजिए, मिडिल क्लास को राहत दीजिए। अब जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने 12 लाख रुपए तक के स्लैब में छूट दी है, तो निश्चित तौर पर वो क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे और लेंगे भी कि भाई हमने डिमांड की और आपको मानना पड़ा क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। अब दूसरी चीज आती है बिहार की, तो आपने बिहार में IIT के लिए विशेष पैकेज कर दिया, एयरपोर्ट के लिए कर दिया, मखाना के लिए आपने कहा कि मखाना उत्पाद के लिए हम एक स्पेशल बोर्ड बनाएंगे और उसके तहत उनको संरक्षण देंगे, थोड़ा और प्रोत्साहित करेंगे। तो आपने बिहार को दे दिया, वहां चुनाव होना है आने वाले समय में, इसके बाद आसाम है, फिर बंगाल है। ठीक है, बजट के अंदर आप अपनी चुनावी लक्ष्य का संधान कीजिए, साधिए, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं आज एक चीज जरूर कहूंगा, कल मैं राष्ट्रपति जी का जब चुनाव पूर्व अभिभाषण चल रहा था सदन में, उन्होंने एक बात कही थी कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। राशन आप आज भी 82 करोड़ को बांट रहे हैं, तो वो 25 करोड़ कौन से हैं जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए और राशन 82 करोड़ पे आज भी बट रहा है? या तो राशन कम कर दीजिए 82 करोड़ 25 करोड़ का, तो मान लेंगे हम कि हाँ भाई ठीक है, आपने इन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। दूसरी चीज में आती है, अब समग्रता में आप देखें आलोक जी, मैं 30 सेकेंड और लूंगा। बजट को युवाओं के लिए आपने क्या दिया? कुछ नहीं दिया आपने इस बजट के अंदर। रोजगार के सृजन पर आपने कोई काम करने की कोशिश ही नहीं की। आप एक चीज देखिए, इस देश की जो आधारभूत संरचना है, 80% भारत अर्बन एरिया में नहीं है, रूरल एरिया में रहता हमारा देश ग्रामीण भारत है। आपने ग्रामीण भारत के लिए कोई योजना नहीं दी। कुटीर उद्योग आपके बंद हो चुके हैं, हस्तशिल्प उद्योग बंद हो चुके हैं, ग्राम उद्योग बंद हो चुके हैं, पंचायत उद्योग बंद हो चुके हैं, हथकरघा उद्योग बंद हो चुके हैं। उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं आप, जो आपकी इकोनॉमी में एक बड़ी हिस्सेदारी कर सकते हैं। युवाओं को आप प्रोत्साहित करिए। आपने कहा कि हम महिलाओं को 2 करोड़ देंगे और दलित समाज की महिलाओं को 5 करोड़ देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक क्राइटेरिया तय करिए। और दूसरी चीज, इंडस्ट्री के मामले में मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, जो इंस्पेक्टर राज आपने आज बना रखा है ना, उसको खत्म कर दीजिए, उसका सरलीकरण करने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक है। पूजा जी, आप एक महिला के साथ साथ एक गृहिणी भी हैं जी। एक गृहिणी के तौर पर भी बोलूंगा बिल्कुल, इसके बाद आपके पास आऊंगा सुमन। एक महिला के साथ साथ आप गृहिणी भी हैं, और एक गृहिणी के तौर पर इस बजट को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो अभी बजट आया है वो नो डाउट कहीं ना कहीं हर किसी के फेवर में है। एक गृहिणी के तौर पे ही मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं एक इंसान के तौर पे भी बोल रही हूँ, चाहे उसमें वेदर कोई मेल है या फीमेल है, सभी के लिए मुझे लगता है ये बेटर बजट है।
किसानों के लिए बहुत बेहतरीन है। किसान को अगर देखिए, वो एक अलग बात है कि किसान की आय कितनी है, वो कितना कमा रहा है, कितना घटा रहा है, बट कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान गरीब है और उसका नहीं बन पा रहा है कहीं से, जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको 3 लाख से बढ़ा करके 5 लाख कर दी गई, वो बहुत बेहतरीन लगा। महिलाओं के लिए 2 करोड़ का बजट जो एक तय किया गया कि आप अपना नया स्टार्टअप कर सकते हैं, वो बहुत बेहतरीन लगा। और भी बहुत सारी तमाम चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। जैसे बिहार में इन्होंने बोला कि हम जो है एयरपोर्ट में कुछ नई चेंजेस करेंगे, वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा जो पर्यटन है उनको जो उसमें चेंजेस बढ़ाने की बात की गई 10 साल के अंदर अंदर, वो बहुत बेहतरीन है। तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार की ये बारे में सोच रहे हैं, बीजेपी जो है लोगों के रोजगार के लिए सोच रही है, वो बहुत बेहतरीन है। और महंगाई में जिस तरीके से इन्होंने कहीं ना कहीं राहत दी है, जैसे टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक की कारें हैं, है ना, तमाम चीज़ें हैं ऐसी जो मोबाइल फ़ोन के अलावा उनकी बैटरीज हैं और बहुत इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनमें जो है चीज़ें जो है महंगाई को घटा दिया गया है, वो बहुत बेहतरीन लगा है। तो मेरे हिसाब से देखिए कुल मिला के बहुत ही बढ़िया बजट जो है इस बार आया है। जी सुमन जी, आप बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बिहार के लिए जो भी घोषणाएं की गई हैं, क्या ये पर्याप्त मानी जाए कि बिहार को कुछ और भी ज़रूरत है? देखिए, बिहार की ज़रूरतें बहुत बड़ी है और जितनी घोषणाएं हुई है अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो समझिए कि बिहार के और बिहारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है और बहुत बड़ा पैकेज है। उसको तरीके से डेवलप कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ की जो सड़कें हैं वो भी केंद्र से प्रायोजित है, तभी एयरपोर्ट भी बना है, तब भी रेलवे स्टेशन बना है, वो भी केंद्र से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास मैकेनिज्म पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसके पास ना तो कमाई का जरिया है, ना वो इंडस्ट्री है। नतीजा उसका जो सबसे बड़ा वोट बैंक है वो नौकरी के लिए कहीं किसी बाहर प्रदेश में जाता है और यहाँ फोकस वही किया गया है। अगर याद कीजिए आप, तो हमने संजय झा मात्र 10 दिन पहले जब संजय झा साहब ने एक चूरा दही प्रोग्राम में एक गृह मंत्री जी को बुलाया था, गृह मंत्री वहाँ पहुँचे थे, वहाँ चर्चा का विषय ही यही था कि भाई बिहार में बिहारियों को कैसे रोकेंगे। तो यहाँ जो बजट में जो प्रावधान किया गया है उससे एक बड़ा जो इनसे कि भाई नौकरी के लिए आपने, अरे अब सब सेक्टर आप दे दो ना, आप ये अगर सिर्फ कहते हैं एक सड़क दे दो तो दुकानें लगा के खुद लोग बैठ जाते हैं, एक बैंक दे दो तो खुद ही शहर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आप ये जो प्रोजेक्ट आप दे रहे हैं उससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और नवीन जी के दिल्ली वाली बातों पे मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि दिल्ली को मैंने 20-22 साल कवर किया है और अभी भी मैं बहुत बारीकी से कवर कर रहा हूँ। क्या केजरीवाल जी के कह देने से कि आप ये दे दो, केंद्र सरकार दे देगी और उसका जनता, ये देश की राजधानी है, ये बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के वो अनपढ़ लोग नहीं है। यहाँ हर घर में 4-4, 5-5 मोबाइल्स है, जहाँ हर चीज को बड़ी बारीकी से लोग सुनता है और कहता है और समझता है। इसलिए उन्होंने कह दिया और उन्होंने दे दिया तो ये ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आज दिल्ली की हालत क्या होगी? दिल्ली की आज नारकीय स्थिति है। आप सिर्फ ये कह देंगे कि आपने फ्रीबी, तो आलोक जी एक चीज मैं बता दूं आपको, एक बार हम लोग बैठे हुए थे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ, इससे पहले एक्स सीएम जो है, उन्होंने कहा कि यार ये तो कुछ भी नहीं दिया, जिससे 10 गुना ज्यादा हमने दे दी, यानी आंध्र प्रदेश के किसानों को दिया गया। बिल्कुल, लेकिन कैसे खदेड़ दिया गया। उसके बाद आप तेलंगाना को लीजिए, तेलंगाना में तो क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना की कमाई इतनी ज्यादा है कि उन्होंने दोनों हाथ से लुटाया, तेलंगाना से उनको हटा दिया गया। तो ये मत कहिए कि फ्री बिजली और ये सब, अरे भाई साहब वहां नोएडा, दिल्ली छोड़ के लोग नोएडा भागने को आज तैयार है। बिल्कुल ठीक है ना, तो आपके राजेश्वर जी, ना सफाई है, आपके पास ना प्रोजेक्ट है, ना मेट्रो है, ना बस है, ना क्या है, ना एजुकेशन है। एजुकेशन के लिए अब हमारे बच्चे को हम क्यों दिल्ली में रह रहे हैं, और दिल्ली का आप देखिए कि क्या दिल्ली का आपने हालत कर दी भाई साहब। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री होता है लेकिन एक मंत्रालय अपने आप नहीं संभालता, क्योंकि दिल्ली उसके मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चाहता है देश के प्रधानमंत्री बने। भैया ये जी सुमन जी आपके पास आऊंगा। राजेश्वर जी, बजट को लेकर ये कहा जा रहा है कि इसमें, जैसा कि अभी हम नवीन जी से भी वही चर्चा कर रहे थे, क्योंकि ये चर्चा आपसे भी बनती है कि बजट को लेकर कोई ना कोई संदेश दिल्ली चुनाव को लेकर छिपा है, कोई ना कोई संदेश बिहार चुनाव को लेकर छिपा हुआ है, और ये अपोजिशन भी आप पर एलिगेशन कर रहा है। देखिए, बिहार चुनाव की जहां तक बात है, बिहार आज से नहीं, काफी समय पहले से ही बात चल रही थी, लगातार नीतीश कुमार जी के साथ भी बात चल रही थी। कहीं ना कहीं कमिटमेंट था कि हमें इनकम बढ़ानी है, बिहार के लोगों को आगे लाना है और बिहार के लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक करनी है। अब आगे जी ऑल ओवर इंडिया, अब ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि अगर हम इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाएं और ये कहने लगे कि नहीं, जो दिल्ली में ज्यादा रहते थे इसलिए स्लैब बढ़ाया, तो उसका क्या करते, उसके अलग से बजट लाते।
उसकी दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए नहीं करते। ये जो एलिगेशन है ये मुझे लगता है प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं एक गलत टाइप का कि वो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि जो दिल्ली के लिए कुछ स्पेसिफिकली किया क्योंकि दिल्ली का वोट बैंक था इन चीजों के लिए। देखिए राजेश्वर जी, आम आदमी पार्टी वो भी ये कह रही है कि केंद्र सरकार को तब याद आई मिडिल क्लास की जब हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने 4 दिन पहले मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी घोषणाएं कर दी। देखिए अरविंद केजरीवाल जी तो रोज ही घोषणाएं करते हैं, उनकी ऐसी कौन सी घोषणा है जो किस सेक्टर में नहीं हो। अगर वो मछली पालन की बात करोगे तो उसमें उनकी घोषणाएं मिलेंगी, उसमें आप और जेल में सहूलियत की बातें करोगे तो उसमें उनकी घोषणाएं मिल जाएगी। तो उनके काफी मंत्री जी उसमें रह चुके हैं, तो बात उसकी नहीं है। उनकी घोषणाओं को साथ क्या वो सेगमेंट से लाते हैं, उनकी घोषणाएं तो 200 घोषणाएं हैं, उनमें तो कुछ न कुछ तो फिट बैठेगी ना ऑटोमेटिकली। तो वो जो फिट बैठ जाती है उसके लिए लग जाते हैं कि ये फैसेज देना शुरू कर देते हैं कि ये चीज हमने कहा था इसलिए ऐसे हुआ। ऐसा नहीं है। सरकार ऑल ओवर, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दिल्ली के लिए सरकार बनी है, वो भी आधी अधूरी सरकार के लिए सारी चीजें कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली में फुल प्लेज कोई सरकार है। दिल्ली में जो सरकार जो भी है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड पावर की सरकार है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जो नॉर्मल जो सरकारें जो नॉर्मल जहाँ हम बात करें जहाँ विधानसभाएं होती है जो उन सरकारों से कहीं ना कहीं वो डिफरेंट सरकार है। तो अगर हम सिर्फ उसकी बात करें तो मुझे लगता है कि वो शायद अतिशयोक्ति की बात कर रहे हैं। और जहां तक दिल्ली में जो लोग रहते हैं या दिल्ली में जो सैलरीड है उनका भी पूरा अधिकार है, उनको भी पूरा बेनिफिट लेने का अधिकार है, उसमें कोई शक नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बजट पर कुछ देशवासियों के साथ अपनी बात शेयर करना चाहते हैं। हम सीधे चलते हैं प्रधानमंत्री के संबोधन पर। और ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं 2 चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं
कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। इस बजट में भी इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और ठोस कदम उठाए गए हैं। 1 करोड़ पांडुलिपियों के लिए संरक्षण के लिए, मैन्युस्क्रिप्ट के लिए ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च किया गया। अभी हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन देख रहे थे। बजट 2025 पर वो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि जनता जनार्दन का बजट है। नवीन जी, इस पर आपसे मैं सवाल लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये बजट सेविंग को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को बढ़ाएगा। मैं 2-3 चीज़ें कहने से पहले एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आलोक जी, कि सियासत आजकल आवाम पर एहसान करती है कि आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। स्थिति ये है, पिछले 10 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल को अगर आप देखें तो लगातार जनता की जेब काटने का काम मोदी सरकार ने किया है। अब आके आपने एक राहत का थोड़ा सा मिडिल क्लास को दे दिया कि साहब ये लीजिए 12 लाख रुपए का आपको हमने इनकम टैक्स के दायरे में छूट दे दी, यहां तक हमने आपकी एक बाउंड्री बना दी। बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। दूसरी चीज आती है, मैं बार बार कहूंगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, इस देश के अंदर आप बहुत बड़े बड़े विद्वानों को लेके आए थे अपने यहाँ नीति आयोग में। अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन जैसे विद्वान लोग थे जो अर्थशास्त्री बड़े स्तर पर विश्व के अंदर जाने जाते हैं। उनकी सलाहों को आपने दरकिनार किया। आज रघुराम राजन जब ये कह रहे हैं कि भैया आप सर्विस सेक्टर पर फोकस कीजिए, आप इंफ्रा में कम्पिटिट चाइना के साथ नहीं कर सकते हो किसी भी सूरत में, क्योंकि आपके यहाँ आरक्षण जैसा एक कैंसर है, आप बढ़ा ही नहीं पाओगे, आपकी क्वालिटीज नहीं है। अब आप देखिए, शुभ्रांशु शुक्ला अगर नासा की तरफ से अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो क्या भारत से नहीं जा सकते थे? क्योंकि आपके यहाँ क्वालिटी को तो आप रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहे ना, आप तो क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। वोट आपको क्वांटिटी से मिलना है, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगा बहुत जिम्मेदारी के साथ आलोक जी, कि आप सर्विस को बढ़ावा दीजिए। आप सर्विस सेक्टर में आप देखिए, हेल्थ सेक्टर के अंदर दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक दुनिया के लोग विदेशों में सेवाएं दे रहे हैं और सफल हैं, अच्छी रेवेन्यू वो जनरेट कर रहे हैं, देश में लेके आ रहे हैं। आप सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दीजिए। साथ के साथ जिस तरीके से आपके पास दुनिया के आपने सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, उसके इर्द गिर्द छोटे उद्योग, 300 मीटर 500 मीटर फ्लैटेड फैक्ट्री, इनको बढ़ावा दीजिए और प्रैक्टिकल के धरातल पर उतारिए, केवल चुनावी घोषणाएं मत बनाइए। जी जी जी, ठीक है। अमित जी, प्रधानमंत्री जी का आप संबोधन आपने सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि पहला ऐसा बजट है जो सरकार की जेब नहीं भरेगा, बल्कि आम आदमी की जेब भरने वाला बजट है। ये वो भूल गए, वो कहना ये चाह रहे थे कि ये सरकार की जेब नहीं भर रही, उद्योगपतियों की जेब 10 वर्षों से 10 साल से भर रहे हैं और आज भर भी भर रहे हैं। वो बताएं पहले इस बात को कि 10 वर्षों से उनकी सरकार है, आज 11वें वर्ष की सरकार है। उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था, वो भी वादा बजट से ही पूरा होता है। किसानों को उन्होंने क्या राहत दी? उन्होंने यूरिया के दाम नहीं घटाए, तेल के दाम नहीं घटाए किसानों के लिए, उन्होंने जो कीटनाशक है उनके दाम नहीं घटाए, उस पर कोई बात नहीं की उन्होंने।
उन्होंने उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, वो क्रेडिट कार्ड लेकर के ही वो किसान अपने बेटों को महंगे महंगे संस्थानों में पढ़ाएगा, फिर नौकरी के लिए वो दर दर भटकेगा, तो उसकी आय कैसे बढ़ेगी? इस पर उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। वो वही शगुफा है जो 2014 से वो छोड़ते आ रहे हैं। ये बाहर मार्मिक दृश्य में दिखता है। दूसरी बात, अभी हम सुन रहे थे, नवीन भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि राष्ट्रपति जी का जब अभिभाषण हो रहा था तो उसमें ने गरीबी से उठाने को लेकर कुछ बात कही। वो जो डेटा प्रधानमंत्री कार्यालय से गया और वो सारे डेटा फर्जी होते हैं, अगर वो डेटा ही सही है तो उसकी सत्यता की जांच करा ले। तो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट आई है, इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है, उसमें हरियाणा 78% गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हरियाणा में हो गए। तो ये कहां से? अगर वो गरीबी रेखा से एक तरफ ऊंचे उठा रहे हैं और दूसरे रिपोर्ट बता रही है कि गरीबी रेखा से नीचे जा रहे हैं। नहीं आलोक भाई, इन्होंने रोजगार को तवज्जो नहीं दी, युवाओं के विषय में कोई नहीं सोचा। आज इन्होंने बात नहीं की कि स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का हमने क्या लक्ष्य हासिल किया। आज इन्होंने बात नहीं की हमने स्किल इंडिया में कितने रोजगार पैदा किए, धरातल पर कितना उतार करके ले आए। आज इन्होंने बात नहीं की कि जब इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, नहीं की। ये जो सांसद गांव वाली योजना थी, उस पर अपने जयपुरा गांव के बारे में बात नहीं कर पा रहे। अरे झूठे लोग जो सत्ता में बैठे हैं, जिनको युवाओं से मतलब नहीं, किसानों से मतलब नहीं, नौजवानों से मतलब नहीं, गरीबों से मतलब नहीं, इनको उद्योगपतियों से मतलब है। जी तो ठीक है, ठीक है अमित ठीक है। राजेश्वर जी, केंद्रीय बजट 2025 अपोजिशन को शिगुफा लग रहा है। देखिए, अपोजिशन को तो शायद सब कुछ शिगुफा लगता था। अपोजिशन को 2024 से पहले ये भी शिगुफा लगता था कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार में आएगी, मोदी जी की सरकार बनेगी। तो उनको शिगुफा लगनी थी भाई, वो फैक्चुअल डाटा के साथ चीजें मैच कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश की। हम जो ये बजट सरकार ला रही लगातार, जो हमारी सरकार बजट लेके आ रही है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बजट लेके आ रही है, नरेंद्र मोदी सरकार बजट लेके आ रही है, तो सीतारमण जी जो बजट पेश कर रही है, वो आपको कई चीजें, ईज ऑफ लाइफ भी आपकी कर रही है। आप कई चीजें समझने की कोशिश की। अब केवाईसी नॉर्म्स के लिए कर रहे हैं, सेंट्रलाइज केवाईसी नॉर्म करेंगे। आप नया इनकम टैक्स ला रहे हैं जो इनकम टैक्स ईजी करेगा, तो आपकी लाइफ ईजी कर रही है। मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक का किया गया है। बाकी जो अभी प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री ने भी बताया किन किन क्षेत्रों में उन्होंने एडिशनल बेनिफिट, चाहे वो वुमेन्स की बात करें, 2 करोड़ रुपए के बजट की बात करें, चाहे एमएससी सेक्टर की क्रेडिट गारंटी की बात करें, तो इन सब चीजों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अभी हमारे सज्जन जी बोल रहे थे कि नौकरियां के बारे में बात नहीं की। हम तो बार बार कह रहे हैं और बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरियां सरकार जो है रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। सरकार तो रोजगार की तरफ बढ़ा के ले जा रही है। जो पहले 47% लोग स्वरोजगार में थे, आज 58% करीब स्वरोजगार में आ रहे हैं। उनकी बात करिए, आप उनकी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप सिर्फ लगातार ये बातें मत करते रहिए कि इनकम टैक्स आपके सरकारी नौकरियां कितनी बढ़ रही हैं या वो कितनी नौकरियां बढ़ रही हैं। आप भी समझिए कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ता है। एम्प्लॉयमेंट सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती है, सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं होती है। अब जैसे होम स्टे तक में तो उन्होंने कहा कि हम आपको लोन की फैसिलिटी देंगे। तो इस ढंग से जो आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, लगातार बात करेंगे किसानों के घर कैसे बनेंगे या घर घर में कैसे चीजें जाएंगी, तो डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी उसी परिप्रेक्ष्य में हो रही है। आप जब ओवरऑल चीजें समझनी शुरू होंगी, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे, तब समझ में आएगा कि 2047 तक कैसे भारत जो है वर्ल्ड की थर्ड इकोनॉमी बढ़ेगा। स्टेप बाय स्टेप है। आप इंडिविजुअल कहीं अप्रोच करेंगे, कुछ चीजों को अपने अलग आइज से देखेंगे, हमेशा आपको दिक्कत लगेगी। बात है जहां तक ठीक बात है, क्लियर डेट और क्लियर बजट। जी ठीक है। पूजा जी, ये दावा किया जा रहा है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में ये माइलस्टोन साबित होगा। अभी प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग सुन रहे थे, सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आर्थिक सुधारों की दिशा में ये बजट माइलस्टोन साबित होगा। आपका इसमें रिएक्शन चाहूँगा। देखिए, ये जो बजट बनाया गया है, ये कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिलीज़ को देखते हुए, कहीं ना कहीं किसानों को देखते हुए, कहीं ना कहीं महिलाओं को देखते हुए, मतलब
कुल मिला के सभी लोगों को जो कहीं भी अपनी लाइफ को सरवाइव करने में लेग कर रहे हैं, कहीं कमी आ रही है उन्हें किसी भी तरीके की, हर किसी चीज़ को एनालाइज करके इस बजट को बनाया गया है। अब यहाँ पे ये हो जाता है, दूसरी तरफ देखने वाली बात ये है, जैसे अभी अमित तिवारी इनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं अब इलेक्शन है इसकी वजह से ऐसा कुछ बनाया जा रहा है, ये हमेशा से सरकार झूठे दावे करती है देन उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं करती हैं चीज़ों को। तो मेरा मानना ये है कि अगर मैनिफेस्टो भी, अगर हम ले इलेक्शन के टाइम की बात करें, हम मैनिफेस्टो भी होता है तो उसमें से 10 में से जो है 4 चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं, 4 चीज़ें नहीं होती हैं, 2 चीज़ें ऑन द स्पॉट खारिज कर दी जाती हैं कि नहीं होगा वो चीज़, और वो कुछ चीज़ों में राहत मिलती है, कुछ चीज़ों में नहीं मिलती है। ऐसे ही ये बजट है, बजट में अब चीज़ ठीक है, हमने जो चीज़ बोल दी है कि भाई इस ऐसे से होगा, अभी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, आगे उसको रेगुलाइज करने में टाइम लगेगा, राइट। तो ऐसा है, इसको जो बजट को बनाया गया सभी के लिए बनाया गया है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं बनाया गया है। ये चीज़ बड़ी सोचने वाली है। जी अमित वक्त कम है, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करिएगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से जो बजट आ रहे हैं वो बजट जनता की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर रहे। कैसे जनता भरोसा कर लेगी? बिल्कुल ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, राजेश्वर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा, सुमन जी आपका शुक्रिया करूंगा, और पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। नवीन दुबे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। केंद्र सरकार के इस 2025 के इस बजट से सभी को बहुत उम्मीदें थी, खासकर मिडिल क्लास तो टकटकी लगाए इसकी ओर काफी समय से देख रहा था। कहा जा सकता है कि बजट इनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, लेकिन जिस तरह से केवल बिहार के लिए पिटारा खोला गया वो इस कवायद को चुनावी बजट कहने का मौका दे देता है। बजट 2025 के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।